Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about one of the major state which come out from the Mughal Empire. कि एक महत्वपूर्ण राज्य जो कि मुगल साम्राज्य से अलग हुआ था. There were three major provinces which came out from the Mughal Empire. जो महत्वपूर्ण प्रांत थे, महत्वपूर्ण जो स्टेट रहे जो उससे अलग हुए, उसमें तीन थे. तीन के बारे में हम पढ़ रहे थे. सबसे पहले हमने पढ़ा अवध, then after हैदराबाद, अवध एंड नाउ बंगाल. आज है बंगाल के बारे में. पिछली क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कस किया? अवध के बारे में. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हैदराबाद से स्टार्ट किया था. असफ जाह डायनेस्टी जहां स्थापित की गई थी, असफ जाह ने वहां स्थापना की थी. उसके बाद हमने अवध का एग्जांपल देखा. अब हमारे पास है नेक्स्ट बंगाल. अब बंगाल की बात है तो बंगाल स्टेट की किसने शुरुआत की? बंगाल नया स्टेट किसने बनाया? किसने मुगलों से अलग होकर इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया? वो थे मुर्शीद कुली खान. इनको बंगाल के अंदर डेप्टी टू द गवर्नर मान ले कि गवर्नर जो वहां बनाया गया था उसकी सहायता के लिए भेजा गया था. इट वाज ए लार्ज प्रोविंस, बड़ा प्रांत था. उसमें गवर्नर की सहायता के लिए इनको भेजा गया कि आप वहां प्रशासन में इनकी मदद करें. तो डिप्टी गवर्नर के तौर पर भेजा गया था. लेकिन इनको कभी भी एक सूबेदार की तरह, सूबेदार क्या होता था कि पार्टिकुलर प्रोविंस या पार्टिकुलर एरिया के एक फ्रीडम दे देना कि रेवेन्यू या मिलिट्री सोर्सेज के लिए फ्रीडम दे देना कि उस पार्टिकुलर एरिया के ऊपर वही चाहे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, चाहे मिलिट्री की हमारे पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक तौर पर उसको मजबूत करना है, सेना अलग बनानी है, तो सूबेदार का काम होता था. लेकिन उसको कभी सूबेदार की पावर नहीं दी गई थी. लेकिन इतना सक्षम व्यक्ति था, इसको डिप्टी गवर्नर बनाने के बाद से धीरे धीरे पूरी तरह नियंत्रण कर लिया उस इलाके के ऊपर. एक सूबेदार की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. पावर का इस्तेमाल कैसे? अपनी अलग से एक सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी, रेवेन्यू कलेक्शन में अपनी भागीदारी लेनी शुरू कर दी और धीरे धीरे मजबूती से आगे बढ़े और एक सूबेदार की तरह ही काम करना शुरू कर दिया. अब उसने क्या, जब इतनी पावर अपने हाथ में ली, उसके बाद उसके पास एक जो सबसे बड़ा टास्क था वो क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंट्रोल दैट पार्टिकुलर एरिया ही वाज सपोज्ड टू कम आउट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल्स. मुगलों के प्रभाव से बाहर आना सबसे जरूरी था. अब मुगलों का प्रभाव कम कैसे उस इलाके में? क्योंकि मुगलों ने रेवेन्यू कलेक्शन का डायरेक्ट अधिकार उसको नहीं दिया था, क्योंकि तो डिप्टी बनाया गया था गवर्नर का. डायरेक्ट किसको दे रखा था? जो भी उस टाइम के ऊपर जागीरदार थे, कि जागीर दे रखी थी, ग्रांट कर रखी थी कि आप जागीर लें, इसमें से आप टैक्स कलेक्ट करें रेवेन्यू कलेक्शन के लिए. तो इसने सबसे पहले उन जागीरदार को टारगेट किया कि अपना प्रभाव बंगाल के अंदर मजबूत करने के लिए इसने क्या किया? जो भी मुगल जागीरदार थे, मुगलों ने जागीरदार बनाए थे ट्रांसफर टू उड़ीसा, उन सबको उड़ीसा भेज दिया. यानी उड़ीसा में उनको जागीर देनी शुरू कर दी. बंगाल से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. अब उसके बाद उसने वापस रीअसेसमेंट कराया. रीअसेसमेंट किसका कराया? कि उस एरिया के अंदर फिर खुद के जो लॉयल हो, वफादार हो, उन लोगों को रखना था जागीरदार के तौर पर. तो वहां रीअसेसमेंट कराया कि रेवेन्यू कितनी कलेक्ट की जा सकती है उस लैंड से, जो लैंड बंगाल के अधीन आती है उसमें कहां से कितनी रेवेन्यू कलेक्ट की जा सकती है. और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसमें क्या था कि आपने अवध में भी देखा था, अवध में लास्ट में रह गया था छोटा सा टॉपिक. अवध में क्या था कि वहां डायरेक्ट स्टेट ऑफिसर्स की बजाय किसी अधिकारी टैक्स कलेक्ट करेंगे ऐसी व्यवस्था नहीं कि उन्होंने क्या कर दिया कि रेवेन्यू फार्मर्स, जिनको इजारादार बोला गया था, रेवेन्यू फार्मर्स जिनको इजारादार बोला गया था, तो उस टाइम पर शासक क्या करते? शासक करते उनको जो रेवेन्यू फार्मर्स थे, इजारादार थे, उनको ये बोलते कि कौन कितना टैक्स वसूल सकता है इस इलाके से. आप बोली लगाएं कि इस पार्टिकुलर इलाके के अगर आपको रेवेन्यू के लिए पावर दे दी जाए कि रेवेन्यू कलेक्ट करनी है, आपको टैक्स वसूलना है, तो आप स्टेट को कितना जमा करा देंगे. जो हाईएस्ट लगाता, जैसे ऑक्शन होती है, ऑक्शन में क्या होता है, हमें कोई चीज बेचनी हो तो हम क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा कीमत लगाएगा उसको बेचेंगे. अगर हमारे घर पर ही कोई सामान है, मान लो गाड़ी पुरानी होगी, हमें बेचनी है, तो हम अगर मान लो ऑक्शन लगाएं तो हमारे पास आए 10,000 में, 20,000 में, 50,000, तो 50,000 वाले को बेचेंगे, 10,000 वाले को क्यों बेचेंगे? तो उसी प्रकार ये क्या करता है कि वहां पार्टिकुलर जो व्यक्ति होते हैं, रेवेन्यू फार्मर, जो अमीर किसान होते हैं या फिर बैंकर्स, महाजन होते हैं, वो बोली लगाते हैं उसकी कि कौन यहां से रेवेन्यू ज्यादा जमा कराएगा स्टेट को. जो ज्यादा बताता उसको दे दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से या मैनेज करें, कैसे कलेक्ट करते हैं, कितना कलेक्ट करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं कि नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता. राजा को रेवेन्यू से मतलब था और उसके लिए वो ऑक्शन करता. तो जो हाईएस्ट बिड होती, जो सबसे ज्यादा कीमत लगाता, उसको दे दी जाती कि आप यहाँ इस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. तो इसने भी क्या किया? रीअसेसमेंट कराया कि जितनी रेवेन्यू हो सकती है वहां से. फिर उसके अनुसार वैसे ही इजारादार जो व्यवस्था अवध के टाइम पर शुरू हो गई थी उसको लागू रखा.
और रेवेन्यू हमेशा कैश में कलेक्ट की जाती, और वो भी स्ट्रिक्टली, कोई ढील नहीं दी जाती, स्ट्रिक्टली उसको कैश में वापस कवर किया जाता। अगर कोई व्यक्ति को जमींदार जिसने की इस प्रकार से रेवेन्यू देनी है, कलेक्ट करनी है वहां से, तो जमींदार अगर टैक्स नहीं दे पाता या रेवेन्यू नहीं दे पाता स्टेट को, तो वो उधार लेके देता, क्योंकि स्टेट तो स्ट्रिक्ट था, उसको तो लेनी थी। तो अगर फिर भी कोई उसको उधार नहीं मिलती, उसकी जमीन बेच दी जाती, दूसरे जमींदार को दे दी जाती। तो इस प्रकार कलेक्ट करते हो स्ट्रिक्टली अपनी जो भी रेवेन्यू होती है उसको। अब इसमें एक देखो एक चीज जो आगे आई वो क्या होगी, नए बैंकिंग हाउस आने शुरू होगी। बैंकिंग हाउस उधार देने वाले महाजन। अब जिस व्यक्ति के पास पैसा है, जमींदार को राजा ने समय दिया कि आपको महीने की 10 तारीख तक रेवेन्यू जमा करानी है। अब जमींदार के पास परेशानी क्या, स्ट्रिक्टली उन्होंने तो लागू कर दिया, अगर नहीं होती तो हो सकता है 50% ज्यादा करा दिया, कुछ भी फाइन लगाया जा सकता है, तो क्या करेगा, 10 को जमा करानी, उसके पास पैसे नहीं है, क्या करेगा वो, उधार लेगा। हमारे घर पर भी परेशानी होती है, अगर कोई काम हो, हमें ये है कि हार्ड एंड फास्ट आज ही करना है, पैसे नहीं, तो क्या करें, किसी उधार लेते हैं। उधार देने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट चार्ज करता है, उधार देने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट ब्याज चार्ज करता है। वैसे ही ये महाजन थे या बैंकर से ये करते थे, ये क्या करते, उधार देते जमींदार को कि आप रेवेन्यू पे कर दे राजा को, लेकिन उसके बदले में आप जो जमीन है वो हमारे पास गिरवी रहेगी, अब उस जमीन से हम टैक्स वसूल सकते हैं। तो ये महाजन क्या करते हैं, उससे ज्यादा पैसा लेते हैं, महाजन उनको उधार दे देते, उसके बदले बोलते हैं हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे इस इलाके से। तो धीरे धीरे जमींदारों से जमीन महाजनों की तरफ ट्रांसफर होने लगी, यानी धीरे धीरे महाजन थे, इनके पास जमीन भी इकट्ठी होने लगी, पैसा भी बहुत हो गया, क्योंकि जो वापस पैसे देता तो उसको इंटरेस्ट के साथ देने पड़ते, ज्यादा अमाउंट देनी पड़ती। तो नए नए बैंकिंग हाउस बनने शुरू हो गए। बैंकिंग हाउस जैसे आज हमारे बैंक उधार देने का काम करते हैं, तो उसी प्रकार वहां भी बैंकिंग हाउस इसी प्रकार के एक अलीवर्दी खान जब शासक बने 1740 से 56 बंगाल में, उनके दौरान एक महत्वपूर्ण महाजन या बैंकिंग हाउस बना, वो था जगत सेठ। जगत सेठ को बोला पूरे संसार को पैसा दे सकता है, इतना पैसा था उसके पास, तो बड़े बड़े बैंकिंग हाउस बनने शुरू हो गए। अब उसके बाद ये सारा हमने प्रशासनिक तौर पर देखे कि किस प्रकार अवध में, किस प्रकार हैदराबाद में, किस प्रकार बंगाल में शासन आया। या तो महत्वपूर्ण पद दिए गए थे मुगलों के द्वारा, मुगल नोबल्स ही तो थे, उनके दरबार के व्यक्ति जो थे, जो मजबूत होकर शासन अलग कर लिया गया। इन तीनों में कुछ चीजें कॉमन थी, तीनों ही जगह, अवध की बात करें, हैदराबाद की बात करें, बंगाल की बात करें, तीनों में ही कुछ चीजें कॉमन थी। वो कॉमन क्या थी, ये देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तीनों को ही भरोसा नहीं था। ये तीनों जब शासक बने, इन्होंने सबसे पहला बदलाव प्रशासन में किया, यानी उन्होंने स्टेट ऑफिसर्स, जो राज्य सरकार के अधिकारी थे, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया। उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किसको दिया, इजारादार से, यानी उनके लिए ऑक्शन लगाए कि वो व्यक्ति कलेक्ट करके देंगे, सरकारी अधिकारी नहीं लगाए। यानी उनको प्रशासनिक तौर पर अपने लोगों पर भरोसा नहीं था, शासन के लोगों पर भरोसा नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे। दूसरा, उसके साथ जो टैक्स कलेक्शन था, टैक्स कलेक्शन के अंदर भी पहले की तरह ये नहीं था कि रिलैक्सेशन दिए जाए, कि स्ट्रिक्टली कलेक्ट किया जाता, और टैक्स किसके द्वारा, इजारादार कलेक्ट करके देते, कॉन्ट्रैक्ट पर थे वो लोग कलेक्ट करके देते। प्रशासनिक तौर पर जो अधिकारी लगाए, वो भी आपने देखा था कि ज्यादातर जब हैदराबाद के अंदर शासन लिया था असफ जाह ने, तो नॉर्थ से बुलाए थे, नॉर्थ इंडिया से उन्होंने अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक बुलाए थे शासन करने के लिए, यानी अपनी व्यवस्था को संभालने के लिए। तो अपने प्रशासनिक लोगों पर विश्वास नहीं करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन भी अपने लोगों से नहीं कराते थे, सरकारी अधिकारियों से नहीं कराते थे, कॉन्ट्रैक्ट देते थे। तीसरा, इसका एक असर क्या हुआ, तीनों ही जगह बड़े बड़े बैंकिंग हाउस बनने शुरू हो गए, यानी उधार देने वाले महाजन लोग थे वो इकट्ठे होने शुरू हो गए, डेवलप होने शुरू हो गए, और उनका प्रभाव सरकार में भी बढ़ने लगा। क्यों, जब स्टेट को भी रेवेन्यू की जरूरत होती, मान लो राजा को भी किसी कारण से रिसोर्सेज कम हो गए, पैसे की जरूरत है, तो कहां से लेगा, इन बैंकिंग हाउस से लेगा। जैसे जगत सेठ है, पैसा बहुत है, वहां से लेगा, और उसको क्या करेगा राजा, उसको अधिकार दे देगा एक पार्टिकुलर एरिया का कि आप यहां से ये टैक्स वसूल के पैसा पूरा कर लें। तो धीरे धीरे तीनों ही किस पर डिपेंड होने लगे, बैंकिंग हाउस थे, उनका प्रभाव राजनीति में, सरकार में बढ़ने लगा, वो महत्वपूर्ण होते चले गए। तो अगर हम ढंग से देखें तो इन्होंने तीनों ही अधिकारी नियुक्त किए थे, उन्होंने शासन अपने पास हाथ में ले लिया। तीनों में कॉमन चीज क्या थी, प्रशासनिक तौर पर अपने लोगों पर भरोसा नहीं करते थे, जो पहले लोग थे उन्होंने प्रशासन में चेंज किए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए, और धीरे धीरे बैंकिंग हाउस बनने शुरू हो गए। बैंकिंग हाउस इतने महत्वपूर्ण हो गए कि सरकार में भी इंटरफेरेंस करने लगे, यानी मजबूत बैंकिंग हाउस और महाजन डेवलप होने शुरू हो गए। In the next class we will continue with the next topic. If you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.